अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और आज के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और इसकी टाइप्स को हमने एक्सप्लेन करना होगा। बेटा अगर हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की तो हम इसे कहते हैं हमारे पास इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल। तमाम जो लिविंग सेल है उन तमाम के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है और ये एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। एसेंशियल कंपोनेंट्स अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, न्यूक्लिक एसिड जो है अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक एसिड बना होता है इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये बेटा फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मजीद 3 तरह के होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो बेटा सबसे पहले आपको न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन याद करनी पड़ेगी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स कितनी तरह के होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस। न्यूक्लियोटाइड्स कितनी तरह के होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो इसकी कंपोजिशन के बाद अगर हम बात करें टाइप्स की तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है। एक को कहा जाता है डीएनए और एक को कहा जाता है आरएनए कहा जाता है। तो बेटा आज जो हमने पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा डीएनए। डीएनए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब अगर हम इसकी ना हेडिंग्स बनाएंगे। जो डीएनए है इसके टोटल 3 पैराग्राफ हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ पे हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर हम डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें जो शुगर होता है वो क्या होता है? डीऑक्सी, विदाउट ऑक्सीजन होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इज डिस्कवर बाय वाटसन एंड क्रिक। इन 2 साइंटिस्ट ने डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और ये कब किया? डिस्कवर किया इन 1953 के अंदर इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड आपस में ट्विस्ट होते हैं, मूव करते हैं। ये हमारे पास रेड कलर का बना हुआ है। ये बेटा फर्स्ट स्ट्रैंड होगा, ये सेकंड स्ट्रैंड होगा। ये 2 जो स्ट्रैंड होंगे ये हमारे पास डबल हेलिक्स होगा और आपस में रैप किए हुए होता है। तो ये हमारे पास डबल हेलिक्स होता है जिसमें क्या होते हैं हमारे पास 2 स्ट्रैंड होंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? 2 स्ट्रैंड बने होते हैं। 2 स्ट्रैंड बने होंगे। अब इनके दरमियान में ये 2 जो स्ट्रैंड है इन्हें आपस में कौन जोड़ता है? जो 2 स्ट्रैंड है इन्हें आपस में जोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। जो नाइट्रोजनस बेसिस एक्चुअली होता है कि हमने इसकी कंपोजिशन देखनी होगी। स्ट्रक्चर कैसा है ये तो हमारे पास बायो का टॉपिक है, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या है ये हमने इसकी केमिस्ट्री पढ़नी होगी। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड किससे मिलकर बने होते हैं? दीज स्ट्रैंड आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन्हें बैकबोन बोला जाता है। जो 2 स्ट्रैंड हैं इसे बोलते हैं बैकबोन। जो हमारे पास रेड कलर का है ये स्ट्रैंड है और ये है, इसे क्या बोलते हैं? बैकबोन। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। जबकि इन दोनों स्ट्रैंड को जो आपस में जोड़ता है, दोनों स्ट्रैंड को जो आपस में जोड़ेगा उसका नाम होगा नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियोटाइड्स 3 तरह का होता है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस। तो 3 है ना, तो 2 का क्या बना होगा? 2 के स्ट्रैंड होंगे, जबकि दोनों स्ट्रैंड को जो आपस में जोड़ेगा, ये जो हमारे पास लाइन लगी हुई है जो आपस में जोड़ता है
ये लाइंस क्या होंगी हमारे पास, बॉन्ड्स होंगे, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो मेन स्ट्रैंड होगा शुगर फास्फेट का, जबकि दोनों स्ट्रैंड को जो आपस में जोड़ेगा, वो किसके बने होंगे, वो बने होंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये हो सकता है हमारे पास एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिन भी हो सकता है। वैसे ये हमारे पास, मैंने एब्रिविएशन लिख दी है, ये हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है। एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन अपने बायो में पढ़े होंगे। तो ये मैंने आपको फर्दर बता दिया हमारे पास कि नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और ये स्पेसिफिक आपस में जुड़े होते हैं। स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक में क्या होगा हमारे पास कि एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है, जबकि जो गुआनिन है वो किससे जुड़ता है, हमारे पास साइटोसिन से जुड़ता होता है। इसे याद कैसे करते हैं, इसे याद करने का तरीका होता है एट गवर्नमेंट कॉलेज। कौन किससे जुड़ेगा, प्रॉपर सीक्वेंस है ना, प्रॉपर सीक्वेंस में क्या होगा, एडेनिन थाइमीन से जुड़ेगा, इसे ऐड पढ़ते हैं। जी किसे जुड़ेगा, सी से, गवर्नमेंट कॉलेज। तो याद करना आसान होता है कि ए टी से जुड़ेगा, जी सी से जुड़ेगा, तो इसे याद करते हैं एट गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये हमारे पास याद करेंगे। तो हमारे पास ये क्या होगा, जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे, अगर यहां पर होगा एडेनिन तो यहां पर क्या होगा, थाइमीन होगा। अगर यहां पर होगा गुआनिन तो यहां पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो ये हमारे पास आपस में कंपोजिशन है। ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ये पहला स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। स्ट्रक्चर की आपको डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी और इसकी कंपोजिशन बतानी पड़ेगी। कंपोजिशन, दो स्ट्रैंड किसके बने होंगे, शुगर फास्फेट के, और दोनों स्ट्रैंड जुड़े किसके जरिए होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए जुड़े होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में हेडिंग बनाएंगे फंक्शन। ये जो डीएनए है, डीएनए का फंक्शन क्या होता है बेटा, डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए जो है ये एक्चुअली स्टोरेज प्लेस है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। पहले थोड़ा समझ लो फिर आपको रीडिंग करा देता हूं। डीएनए जो है ये स्टोरेज प्लेस है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक कोड की फॉर्म में होती है, जेनेटिक कोड की फॉर्म में, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करती है। जब ये जेनेटिक कोड नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो वहां पर जाके ये डी कोड होते हैं, डी कोड होकर वहां प्रोटीन बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो क्या होगा, वो क्या मैन होगा, वो डंकी होगा, चाहे वो ट्री होगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती हैं। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन में क्या होगा, इट इज अ स्टोरेज प्लेस ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एंड पास इट फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और क्या करता है, इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में मूव कराता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। दीज इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड जेनेटिक कोड्स। ये इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड की फॉर्म में होते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं, डीएनए जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो उस जनरेशन में जाने के बाद दे डिटरमिन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मैन, डंकी और ट्री। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो वहां पर जाकर डी कोड होते हैं। डी कोड कैसे होंगे, डीएनए जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो क्या बनाएगा, डीएनए से पहले बनता है आरएनए बनाएगा। डीएनए किसे बनाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए क्या करेगा, जो जेनेटिक कोड्स मौजूद होंगे उस जेनेटिक कोड के मुताबिक प्रोटीन बनाएगा। जो भी जेनेटिक कोड होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक प्रोटीन बनाएगा, उसके मुताबिक बॉडी के सेल बनाएगा, मसल सेल्स बनेंगे, नर्व सेल बनेंगे, क्या वो मैन होगा या कोई और एनिमल होगा। जो इंफॉर्मेशन इस जेनेटिक कोड पे लिखी होगी उसके मुताबिक ये प्रोटीन बनाता जाएगा, प्रोटीन बनेगी हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा इसका फंक्शन कि जेनेटिक कोड। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या होगा, तो बेटा हमारे पास आपने फंक्शन लिखना होगा डीएनए का। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला शॉर्ट बनता है कि राइट ऑन द फंक्शन ऑफ डीएनए, दूसरा बनता है व्हाट इज द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। दोनों के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। फर्स्ट 4 लाइंस लिखोगे तो क्या बनेगा, जेनेटिक कोड बन जाएगा। पूरा पैराग्राफ लिखोगे तो फंक्शन बन जाता है। फंक्शन किस तरह होगा ये आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। ये स्केड्यूल होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। लास्ट पैराग्राफ के ऊपर हम बनाते हैं डिसऑर्डर इन द नाइट्रोजनस बेसिस। होता ऐसा है कि हमारे पास कि जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं तो कुछ क्या होते हैं, वो एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं।
ऐसा भी देखा गया है कि एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली डिसऑर्डर आ जाता है इन नाइट्रोजनस बेसिस। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस, हमने दोबारा यहां डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। बेटा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें क्या होता है? अभी मैंने बताया था एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होगा। अगर किसी वजह से इनमें म्यूटेशन हो जाती है, इनके जो जेनेटिक कोड है, जो इनमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो आपस में शफल हो जाती हैं, डिसऑर्डर आ जाता है, अरेंजमेंट खराब हो जाती है। जब इनमें बेटा कोड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोड्स किसकी फॉर्म में होंगे? ये नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस की फॉर्म में होंगे। जब इनमें चेंज आ जाएगा, तो जब इनमें चेंज आएगा, तो जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद जो डीएनए होगा, अब डीएनए इसमें जेनेटिक कोड तो है, जेनेटिक कोड तो है, लेकिन जब इसके जेनेटिक कोड है वो रीअरेंज हो चुका है, वो प्रॉपर अरेंज नहीं है, उसमें डिसऑर्डर आ चुका है। तो ये डीएनए क्या बनाएगा? ये डीएनए अपने मुताबिक आरएनए बना देगा। और ये आरएनए जो है, जो भी कोड मौजूद होगा, हालांकि कोड डिस्टर्ब हो चुका है, डिसऑर्डर आ चुका है, इस जो भी कोड मौजूद होगा उसके मुताबिक यहां प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, उसके मुताबिक सेल बनाना शुरू बंद कर देगा। और जो सेल बनेंगे वो फॉल्टी सेल होंगे, फॉल्टी नर्व सेल हो सकते हैं या मसल सेल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो डिसऑर्डर इन नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस में चेंज आ जाने की वजह से, वो चेंज क्यों आता है? वो उसके डिफरेंट होते हैं, म्यूटेशन आ सकती है किसी भी रीजन की वजह से। तो जेनेटिक कोड में जब चेंज आएगा तो फॉल्टी प्रोटीन बनेगी। हमने कुछ और बनाना है, लेकिन रीअरेंज होने के वजह से कुछ और बन रहा है। तो जब कुछ और बनेगा तो बॉडी के अंदर डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएगा और फॉल्टी प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। डीएनए से फॉल्टी आरएनए बनेगा, फॉल्टी आरएनए से फॉल्टी प्रोटीन बनेगी, जिससे डिसऑर्डर हो जाता है और बॉडी में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी रह जाती है। तो ये तो हमारे पास डीएनए का टॉपिक होगा, इसे अपने 3 हिस्सों में डिवाइड करके कंप्लीट करना पड़ेगा। अल्लाह।